हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का डी इंग्लिश एकेडमी में। और आज की क्लास में अपन करेंगे सामाजिक विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन। इस क्लास में अपन करेंगे 25 वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय। ये 2022 का क्वेश्चन हुआ, पूरे 2022 में आए हुए प्रश्न है ये। तो देखिए, जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, दूसरा प्रश्न आपका, जमशेदजी जीजी भोये कौन थे। तो देखिए इसका आंसर, जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। क्लियर, जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। तो ये था भाई जीजी भोये कौन थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, प्लाटेन से क्या आशय है। तो देखिए, लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। इस्पात में मतलब लोहे का बनने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गाथा गीत से क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर, गाथा लोकगीत का एक ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है, गाथा गीत कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए यहाँ पर, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य देखते हैं अपन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। बागर क्या है। तो देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाए जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। बांगर स्लेट रंग की चिकनी मिट्टी होती है, यहाँ कम उपजाऊ होती है और इसमें पर्याप्त कंकड़ में मतलब कैल्शियम और कार्बोनेट पाए जाते हैं। अगला है, अभयारण्य किसे कहते हैं। तो देखिए, अभयारण्य किसे कहते हैं देख लेते अपन यहाँ पर। अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के सामने ही होते हैं। ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल है। यह बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। प्रश्न नंबर 8 आपका, केंद्रीय वन आयोग क्या है। तो केंद्रीय वन आयोग क्या है, 2022 का ईवीएम पे क्वेश्चन। देखिए, केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना है, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्य को समन्वित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। भाई, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं अपन, जूट को भारत का सुनहरा रेशा मीन्स गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा किया जाता है, क्योंकि भाई व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महंगा होता है ये। अगला प्रश्न हमारा 10वां, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय। तो नगद एवं व्यापारिक फसलें क्या होती है। देखिए, नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती। प्रत्यक्ष मतलब ऐसा जो डायरेक्ट भोजन के लिए उपयोग नहीं होती है, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। अब इनमें क्या क्या देखिए, कपास, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि। ये सब क्या है कि नगद फसलें नहीं, व्यापारिक फसलें। इनको बेचकर पैसे प्राप्त करके ही अपनी आवश्यकता को पूरा किया जाता है। भाई, कुछ फसलें होती है जो जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो हो गया मक्का हो गया, उनको हम भूनकर खा सकते हैं। तो ऐसी फसलें जो नगद होती है, जिनको बेचकर तुरंत पैसा प्राप्त किया जा सकता है, पर इनको बेचकर नहीं किया जा सकता। अगला है, मुद्रा क्या है। मुद्रा बोले तो पैसा क्या है। देखिए, वहाँ वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। अब देखिए 12वां प्रश्न हमारा, विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, भाई विकास में ऋण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण द्वारा पूरा किया जाता है। ऋण उस उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन की समय पर पूरा करने में सहायता करता है। आगे दिया है, और वहाँ आय को बढ़ाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। यहाँ पर 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न हमारा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। भाई, जो प्रश्न हमारा वो है आपका, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। और 2022 में आया कि वैश्वीकरण क्या है, ये आपका प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए इनका आंसर, वैश्वीकरण का देख लेते हैं।
वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने से लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक राष्ट्र का अन्य राष्ट्र के साथ, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ सेवा, पूंजी, तत्व एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान करता है, मतलब बिना किसी प्रतिबंध के लेन देन करता है, आयात निर्यात करता है। यह वस्तुतः खुली अर्थव्यवस्था की विचारधारा पर आधारित है, जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक सीमाओं को आर्थिक महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि व्यापारिक लेन देन या तो स्वतंत्र रूप से या सीमित नियंत्रण के अधीन चलते रहते हैं। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और वे इकाई के रूप में कार्य करने लगती है। 14वां प्रश्न देखिए हमारा। 14वां प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पन्न करती है। ये कंपनियां अपने बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और उत्पादित वस्तुओं को उनके राष्ट्र में बेचती है। इसी को बोलते हैं अपन बहुराष्ट्रीय कंपनी। चलिए यहाँ पर हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 14 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, स्टेपलर, फुलर तथा कॉर्डिंग से आप क्या समझते हैं? भाई 3 नाम दिए, यहाँ पर 3 वर्ड का हमें आंसर देना, स्टेपलर, फुलर और कॉर्डिंग। तो देखिए इसका आंसर, स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छाड़ता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेपलर। स्टेपलर। फुलर की बात करें तो फुलर ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, यानी यहाँ पर जो है जो चित्रों को एक सारे कपड़े को समेटता है ना, किसी के माध्यम से उसको समेट लेता है। कार्डिंग वहाँ प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, कार्डिंग कहलाता है। चले भाई, ये आपका 16वां प्रश्न है। 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो 1840 के बाद आज आप देख सकते हैं कि रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो देखिए 1840 के दशक के बाद शहर में निर्माण की गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइन का विस्तार किया गया और भाई सुरंग बनाई गई, निकासी और सीवर लाइन बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए, परिवहन उद्योग में कार्य करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर 2 गुना हो गई, ठीक है। तो भाई 1840 के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, तो इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। चलिए यहाँ पर 16 प्रश्न कंप्लीट। 17वां प्रश्न देखिए आपका, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? भाई खनिज जो है हमारे आसिम मतलब बहुत मूल्यवान संपदा है, वो इसका संरक्षण क्यों करना चाहिए हमें? तो देखिए खनिज प्राकृतिक के अनुपम देन है ना, जो प्राकृतिक के द्वारा हमें खनिज प्राप्त होता है, प्राकृतिक के द्वारा हमें खनिज प्राप्त होता है तो अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, उनकी मात्रा सीमित है। भाई खनिज में सभी आपका डायमंड आ गया, लोहा, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, ये पानी सभी खनिज है, उनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्राकृतिक का दोहन है ना रूप से कर रहा है, जो मानव प्राकृतिक का दोहन कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। भाई आज क्योंकि खनिज सभी के पास है, बड़े बड़े एटम बम, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, तो इसलिए वो डरता नहीं है। खनिज पदार्थों के असीमित दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है, वहीं उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए खनिजों को हमें बचाना बहुत आवश्यक हो गया है। यहाँ पे 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए 18वां प्रश्न है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। और 2022 में जो प्रश्न है उसका ये है कि ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत साधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। जल विद्युत के अतिरिक्त इन सभी साधनों में प्रदूषण फैलता है। जल विद्युत को छोड़कर ये साधन अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करना संभव नहीं है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, क्योंकि भाई आपने गाड़ी में 1 लीटर डलवाया और उसको ख़त्म कर दिया तो वो 1 लीटर तो कभी आने वाला तो है ही नहीं, है ना। तो कोयला, पेट्रोल, ये सभी। अब इनका जो है अपना गैर परंपरागत साधन देखिए क्या क्या है वो आपके। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे, गोबर या मल मूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आते हैं।
ठीक है। ये साधन प्रदूषण मुक्त ऊर्जा देते हैं भाई, इनसे प्रदूषण नहीं फैलता, पहली चीज़ ये सभी साधन आपूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका प्रयोग निरंतर संभव है, मतलब इनका प्रयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, काफ़ी ऊर्जा सभी का उपयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है। चलिए 18 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 1900 प्रश्न हमारा देखिए, आधारभूत उद्योग से क्या आशय, उदाहरण देकर बताइए। तो देखिए यहाँ पर वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन, यह उद्योग है। चलिए 20वां प्रश्न हमारा, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 3 उपाय बताइए। जल को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। देखिए उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। पहला तो हो गया रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं को जलाशय व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सड़कों के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। औद्योगिक संचालन को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित दिए जाने चाहिए तथा उद्योगों से विसर्जन जल को प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए। ये अपने कार्य कर सकते हैं जिससे हमारा जल प्रदूषण बच जाएगा। हाँ 21वां प्रश्न हमारा, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। तो देखिए राजनीतिक दल से आशय, यह हमारा राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित के एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ और से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। राजनीतिक दल के गुण क्या होते हैं देखते हैं। यह राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषता लिखिए, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो राजनीतिक दल के 3 गुण देखिए, पहला है अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत बनाना, एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना, पहचान हेतु एक चुनाव चिन्ह होना, या और 5वां प्रश्न हमारा, प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त करना। ये गुण होते हैं हमारे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 23। हाँ, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखे। भाई जो असहयोग आंदोलन है उसके कोई 4 कारण लिखे कि असहयोग क्यों हुआ। गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन आरंभ किया। पहला पॉइंट देखिए इसका ये है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी कर वसूल करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया था। अतः किसानों व व्यापारियों में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना थी, इसका कारण भी असहयोग हुआ है ना। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके आश्वासन दिए थे, जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष की भावना फैल गई। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित करके जनता में व्यापक असंतोष की भावना पैदा की। अगला है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ब्रिटिश शासन विरोधी भावना को बढ़ावा मिला। चलिए 23 प्रश्न कंप्लीट हमारा। चौथा जो 24वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। 2022 का प्रश्न है भी, देखिए इसका आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अभिप्राय है, इसके कार्यक्रम एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न आपका है, आप उत्तर देख लेते हैं इसका, दोनों प्रश्न बन सकते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून का उल्लंघन कर किया। 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया और वहां 5 अप्रैल को पहुंचे। यह घटना दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। मार्ग में जनता ने सत्याग्रह का अभूतपूर्व स्वागत किया, वहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार देश में नमक कानून भंग करने का आंदोलन चल पड़ा। आम जनता ने भी नमक कानून का उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। हिंदुस्तान के सभी भागों में लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करके शुरू किया। स्त्रियों ने भी पर्दा छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। किसानों ने भी सरकार को कर देने से इनकार कर दिया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी जी का वायसराय इरविन ने समझौता हो गया और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। नवंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भारत के लिए पूर्ण संविधानिकता की मांग की, परंतु ब्रिटिश शासन ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। अतः 1932 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सरकार ने
दमन चक्र तेज किया और 1 लाख से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार हुए। 1 लाख से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार हुए। 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। चलिए आज के हमारी क्लास का जो लास्ट प्रश्न है हमारा, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो देखिए, जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मानव, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य, पशुधन आदि। अब देखते हैं अजैव संसाधन क्या है। तो अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे उदाहरण चट्टान और धातु है। तो दोस्तों ये जो 25 जो आपके IMP टॉप मोस्ट प्रश्न है, वेरी IMP क्वेश्चन है आपके, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत